साथ ही साथ महुआ मोइत्रा को लेकर जो खबर थी कि पीछे चल रही है, वो भी अपनी सीट से जीत गई है। एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए, बड़ी खबर अलग अलग राज्यों को लेकर जल्दी से आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो लगातार घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए हैं। मैं कह रही थी ना कि टीएमसी का जादू है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के एसएस को हरा दिया है। यहाँ पर उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा जो अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे थे और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार जीते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने कामों का जिक्र करते रहे, शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी के पलटवार पर जवाब देते रहे, लेकिन अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे, अपनी उम्मीदवारी को लेकर कॉन्फिडेंट थे। यहाँ आसनसोल से टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। प्रसिद्ध अभिनेता तो हैं ही, लेकिन राजनीति में जब से उतरे तब से उन्होंने अपना एक स्टैंड बनाए रखा और अब जो बोलना रहा वो बोलते रहे, भले ही वो बीजेपी को क्यों ना निशाने पर लें। ऐसे में बीजेपी के एसएस आलूवालिया को हरा दिया है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। थोड़ी देर पहले के आंकड़े जो थे, पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई हुई थी। यहाँ बीजेपी करीब 10 सीटों पर अब जिस तरीके से बढ़त को लेकर दावे कर रही थी, वो आंकड़े भी धीरे धीरे नतीजों में तब्दील होंगे। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूसुफ पठान वहां से जीत गए हैं और अब साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा भी आसनसोल से जीत गए हैं। ये जो धीरे धीरे नतीजे आ रहे हैं सामने, वो बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस भी जो उम्मीद थी उससे बेहतर प्रदर्शन उसने किया है। साथ ही साथ टीएमसी पश्चिम बंगाल में जो हमने विधानसभा इलेक्शंस में देखा था, ममता बनर्जी ने कहा था, चूंकि एक पैर पर चोट लगी थी, ममता बनर्जी ने कहा था एक पैर पर सबको हरा दूंगी, और हुआ भी वही था। और अभी यहाँ पश्चिम बंगाल में लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसा ही हो रहा है। अबुल प्रिया रचना, तो ये बड़ी खबरें आपने बताई। यूसुफ पठान जीत गए हैं, अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने हरा दिया। ये एक बड़ा, अगर देखें पश्चिम बंगाल को लेके, वहां पे अधीर रंजन लगातार, अगर हम लोग देखें कि दिल्ली की तरफ से बयानबाजी ममता बनर्जी को लेके देखिए, उस तरह के हार्ड हमले नहीं होते थे, तमाम तरह की चीजें, लेकिन अधीर रंजन काफी तीखा हमला करते थे। और जिस समय यूसुफ पठान को टिकट दिया गया, तभी माना जा रहा था कि ममता बनर्जी जी ने ताकत लगा दिया है अधीर रंजन को हराने के लिए, और वो उस पूरे मिशन में सफल होते हुए दिखे। हमें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने जिस तरह से खेलना चाहा, नहीं सवाल नहीं राहुल, इसमें ना ये है कि वो जो बंगाल में बोंगियो इमाम परिषद है ना, उन लोगों ने डिक्लेरेशन प्रेस रिलीज दिया था आई थिंक मई बिगिनिंग में, कि सारे मुसलमानों को बोला इकट्ठे होकर टीएमसी को वोट दो। तो ये जो इमाम परिषद जो मुस्लिम वोट इन मास गए हैं, भार्गव जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। भार्गव जी नहीं, हमेशा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस वो मित्तल जी का जवाब। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भाजपा को सेटबैक मिला है तो उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ मिला है, क्योंकि भाजपा, इवन प्राइम मिनिस्टर लास्ट तक कहते रहे कि सबसे अच्छा परिणाम चौंकाने वाला पश्चिम बंगाल से आएगा। तो परिस्थितियाँ भी कुछ तरीके से लग रही थी कि राजनीतिक विश्लेषक भी और एजेंसियाँ भी बता रही थी कि बीजेपी को अच्छी खासी वहाँ से बढ़त मिलने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से परिणाम आ रहे हैं, और अधीर रंजन चौधरी जो एक तरीके से विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, वो चुनाव हार गए, उनको यूसुफ पठान ने बोल्ड कर दिया है, क्लीन बोल्ड। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ आंधी चल रही है ममता बनर्जी की, और लगातार शत्रुघ्न सिन्हा की जीत को लेकर भी कयासबाजी जारी थी, बहुत सारे जीत के आ गए। एक और चीज, तमिलनाडु पे इस बार एक्सपेक्टेशन बहुत था, बहुत मेहनत किया गया था। तमिलनाडु भी, अब हम बात नहीं कर रहे हैं आज, लेकिन तमिलनाडु से एक बड़ा सेटबैक बीजेपी को मिला है। नहीं, तमिलनाडु में कुछ था भी नहीं बीजेपी के, लेकिन होने के लिए पिछले 6 महीने से अगर आप देखें तो 6 महीने से पूरा फोकस प्रधानमंत्री का साउथ में था लगा हुआ, और खास तौर से तमिलनाडु केरल में लगा हुआ था। वो मंदिर गए, सेंगोल यहाँ पर स्थापित किया, आमतौर से हम देखते तमिल संगम, काशी, तो जो तमिल संगम है वो उन्होंने स्थापित किया, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। दूसरी बात मैं यहां पर कहूंगा, वो तमाम जो आकलन थे और जो आकलन करने वाले थे, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल हैं, आज वो इन नतीजों को देख रहे होंगे। उन्होंने 2-4 दिन पहले दूसरे, जब 7वां पड़ाव था, चरण था, छठा चरण, उसी समय ये भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं। वो तमाम दावे धरे के धरे दावे भी, और हवाई थे, यानी कि कोई ग्राउंड भी फेल हो गए। कोई ऐसा शायद ही एग्जिट पोल था जिसने 300 से कम सीटें दिखाई हो बीजेपी को। इस बार एग्जिट पोल्स भी फेल हुए। अंजलि जी, एक चीज हम लोग चर्चा करें। देखिए, एग्जिट पोल फेल हुए, तमाम तरह की चीजें, लेकिन हम लोग दोपहर में सत्ता का किस्सा कुर्सी का कर रहे थे। जो दर्शक लगातार उस कार्यक्रम को देख रहे होंगे जी,
वहां पे उत्तर प्रदेश को लेके जो चर्चा हम लोग कर रहे थे तमाम जगहों के लेके और टीम इंडिया को लेके, वो उस विमर्श में वो मौजूद था, लेकिन वो बड़े बड़े एग्जिट पोल और तमाम दूसरे जगहों पे मौजूद नहीं था। पश्चिम बंगाल के जो वरिष्ठ पत्रकार थे, जब उन लोगों से हम लोगों की बातचीत हो रही थी, जो वहां पे जमीन पे ग्राउंड पे जो लोग दिल्ली से गए हुए थे देखने के लिए, वो लोग भी पुष्टि कर रहे थे कि ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल में जो उत्तरी बंगाल वाला हिस्सा है जहां पे बीजेपी की काफी मजबूत पकड़ है, उन जगहों पे 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही पूरी ताकत झोंक दी है उन्होंने, यानी कि सरकार बनने के बाद से दोबारा जब विधानसभा के चुनाव एक चीज हुए। देखिए, टीवी के 39 स्क्रीन पे भी देख रहा 39 हो गया है, इनके। उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी लगातार चल रही है, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ 39, ये आंकड़ा 241 का बदलेगा और अभी भी। लेकिन बीएसपी पर कुछ कमेंट करेंगे शून्य, अभी बीएसपी एक भी सीट, पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ लड़ी थी तो 10 सीटें BSP का लड़ी। वोट चले गए हैं ना ये SP में। मैंने बड़ा ना कैलकुलेट किया लास्ट टाइम और इस बार का उत्तर प्रदेश बड़ा क्या तब्दीली दिखी आपको? अच्छा, उत्तर मित्तल जी ने मेरा जवाब उत्तर नहीं प्रदेश दिया, में सुधांशु जी का समाजवादी जवाब पार्टी नहीं आया। के वोटर्स बड़े फ्लेक्सिबल है। अगर समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ अलायंस करती है तो उनके वोटर्स बीएसपी को जाकर वोट करते हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया प्रॉपर्ली, तो कांग्रेस को भी वोट ट्रांसफर हुए, तो उनके वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। वही चीज लेकिन बिहार में नहीं हुआ। यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के खुद के वोट नहीं है जो सीटें लेके आई नहीं, है। उनका तो इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हुआ, उनका कैडर उतना स्ट्रांग नहीं। एक चीज बताइए राहुल जी, पिछली बार 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और देखा यह गया कि जहां जहां बीएसपी के कैंडिडेट नहीं थे तो जो कोर वोटर मायावती का होता है वो ट्रांसफर हो गया था पूरा बीजेपी को वोट। अबुल जी आप बिल्कुल सही ठीक कह रहे हैं। है, इस बार ऐसा नहीं हुआ। नहीं, इस बार कोर वोटर पूरा का पूरा बीएसपी को मिला, जिनको आदत के मुताबिक जो लोग हाथी पर मोहर लगाते हैं, हाथी का बटन दबाते हैं, साइकिल उन्होंने हाथी का ही दबाया। देखिए इसके तो लिए मैं वो 5-6% वोट घट गया भारतीय जनता पार्टी का। नहीं बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें हुई। बहुजन समाज पार्टी एक तो अपना वोट शेयर जो है कि वो बचा नहीं सकी, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसको हम लोग कहें कि यहाँ पे 2022 से अगर आप देखिए, अखिलेश यादव ने जब से पीडीए का नारा दिया और उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जो भी उपचुनाव हुए, मैनपुरी में उपचुनाव हुए, या फिर हम लोगों ने जो है कि पश्चिमी यूपी का एक चुनाव देखा था, यहाँ पे खतौली का उपचुनाव हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे विधानसभा के इन जगहों पे पहली बार हम लोगों ने देखा कि दलित वोटर जो है वो बड़े आराम से समाजवादी पार्टी को वोट कर रहा है। तो उसके बाद जो कांग्रेस का भी जो नैरेटिव था पूरा, और जो समाजवादी पार्टी का पूरा मेहनत पहले से चल रहा था, उन स्थितियों ने काफी आसान बनाया यहाँ पे। और मैं एक चीज ये कह दूं, अखिलेश यादव जो ये पूरा गठबंधन और कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ, तमाम लोग ये तर्क देते थे जब चलिए बीच